वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे यूनिट 8 जो कि आईसीटी, उसका हम लोग करेंगे पार्ट 3। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं और उन्हें कितने डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि कंप्यूटर में जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं उन्हें कैसे बनाया जाता है। जो आप सुनेंगे कि कोडिंग होता है, तो कौन से लैंग्वेज में किया जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कौन से प्रोग्राम्स यूज़ किए जाते हैं। फिर हम देखेंगे नंबर सिस्टम्स, जैसे कि कंप्यूटर जो नंबर सिस्टम समझता है वो है बाइनरी सिस्टम, और हम लोग जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं वो है आपका डेसिमल सिस्टम। ऐसे बहुत सारे नंबर सिस्टम है जिनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका बाइनरी टू डेसिमल नंबर, मतलब कोई नंबर सिस्टम अगर बाइनरी में रहेगा तो उसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, और डेसिमल में रहेगा तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। फिर हम लोग देखेंगे मेमोरी कैपेसिटी, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मतलब एमबी केबी इनमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, आपके बाइनरी के हिसाब से डेसिमल के हिसाब से कितने नंबर इक्वल होते हैं, वो सब देखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर के नेटवर्क्स क्या होते हैं, जैसे आपका वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, और आखिर में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट के बारे में। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। कंप्यूटर में ऐसे कोई भी एप्लीकेशन या भी कोई भी प्रोडक्ट जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते, विच इज नॉट अ टेंजिबल प्रोडक्ट, उससे बोला जाता है आपका सॉफ्टवेयर। जैसे मान लीजिए आपका सीपीयू, फिर आपका कीबोर्ड, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया आपका हार्डवेयर। आप जो एप्लीकेशंस यूज करते हो, जैसे मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, फिर आपने अडोबी का कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया, तो ये सब क्या होता है, ये सब होता है सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए, सॉफ्टवेयर को हम 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये आपका सिस्टम का ओवरऑल देखभाल करता है। मतलब कैसे क्या चलना चाहिए, कौन सा फाइल को कहाँ पर आपके सेव करना चाहिए, डेस्कटॉप आइकन जो रहेगा वो कौन से साइज का रहेगा। तो ये सब सिस्टम का पूरा काम ओवरऑल देखता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो ओवरऑल फंक्शन जो सिस्टम में होता है उससे कंट्रोल कौन करता है, तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो ज़्यादातर हम लोग के पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो है आपका विंडोज़। विंडोज़, फिर एप्पल का जो सॉफ्टवेयर है उसे कहा जाता है मैक, फिर है लिनक्स। ये आपका ओपन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है, मतलब इसके लिए कोई पैसा देना नहीं पड़ता है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में पहले आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें आता है आपका जैसे विंडोज हो गया, मैक हो गया, लिनक्स हो गया। ये पूरे सिस्टम को जो है, पूरे सिस्टम के वर्किंग को कंट्रोल करता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके बाद है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अगर देखा जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो 3, ये 3 प्रकार की क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो पहला है आपका एंटीवायरस। एंटीवायरस, फिर है आपका डेस्कटॉप विजेट्स। डेस्कटॉप विजेट्स, और है फिर बैकअप सॉफ्टवेयर।
बैकअप सॉफ्टवेयर। तो चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं। यूटिलिटी का मतलब क्या है? अगर आप नॉर्मल सेंस में देखो तो यूटिलिटी का मतलब क्या है? यूटिलिटी का मतलब ही है कि हमारे लिए जो यूजफुल है। तो यूटिलिटी का मतलब क्या है? द यूजफुल थिंग। तो ये सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दिस इंक्रीजेस द यूजफुलनेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अगर देखा जाए तो 3 टाइप के होते हैं। पहला है आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये एंटीवायरस होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जिन्हें हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं ताकि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस जो हमारे कंप्यूटर पे अटैक करते हैं, फिर ऑनलाइन वायरसेस भी जो हमारे कंप्यूटर में आते हैं, उनसे हम लोग को बचाते हैं। तो ये है आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। फिर है आपका डेस्कटॉप विजेट्स। डेस्कटॉप विजेट्स डेस्कटॉप विजेट्स की अगर बात की जाए तो वो हमारे कंप्यूटर में छोटा छोटा आइकन बनता है। अगर आपके बहुत इंपॉर्टेंट कुछ होगा तो उसका छोटा आइकन्स बनते हैं, बहुत स्मॉल साइज के आइकन्स बनते हैं। इन्हें कहा जाता है आपका डेस्कटॉप विजेट्स। इससे क्या होता है, आप आइकन जो है जो बहुत यूजफुल है, उससे कंप्यूटर स्टार्ट करने पे ही आप उसे आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये सब हो गए आपके डेस्कटॉप फीचर्स। जो आपके कंप्यूटर सिस्टम आप कभी भी खोलते हो तो कुछ आइकन्स पहले से प्रेजेंट रहते हैं। उन आइकन्स पे एक बार डबल क्लिक करोगे तो वो आइकन आपके स्टार्ट हो जाते हैं, एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो जाता है। तो उन्हीं को कहा जाता है आपका डेस्कटॉप विजेट्स। फिर लास्ट में आते हैं बैकअप सॉफ्टवेयर। बैकअप सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? बैकअप का मतलब क्या है? आप किसी चीज को जब सेव करके रख देते हो, जैसे कि ये हो गया आपका गूगल ड्राइव। अगर मैंने जो पीडीएफ नीचे आपको डाउनलोड करने के लिए दिया है वो आप डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि वो पीडीएफ जो है आपके गूगल ड्राइव में सेव किया हुआ है। तो इससे क्या होता है, गूगल ड्राइव से मैं शेयर भी कर सकता हूँ, और मुझे बाद में अगर कभी चाहिए वो पीडीएफ मुझे खुद के लिए देखना होगा तो उससे मैं खुद भी देख सकता हूँ। उसे अगर मैं लैपटॉप से डिलीट भी कर दूं उस पीडीएफ को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मेरे ड्राइव में अगर वो सेव है तो फिर मैं उस अकाउंट से अपने मोबाइल में भी देख सकता हूँ। किसी भी सिस्टम से अगर उस अकाउंट में लॉगिन करूँ तो मैं उस पीडीएफ को देख सकता हूँ। तो बैकअप का मतलब यही है कि आपका जो डाटा है वो बैकअप किया जाता है। जैसे कि इसका फेमस एग्जांपल है आपका गूगल ड्राइव। तो ये सब क्या है, ये तीनों है आपके यूटिलिटी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक है एंटीवायरस, दूसरा है आपका डेस्कटॉप, और तीसरा है आपका बैकअप सॉफ्टवेयर। अब इसके बाद जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके दो टाइप के होते हैं। एक है आपका प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर और दूसरा है आपका कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर। एक है आपका प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर और दूसरा है आपका कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर। तो इनका मतलब भी हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स जो हम लोग के लैपटॉप में रहते हैं उन्हें कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इनका दो टाइप होता है, एक है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल रहता है। जैसे आपका मान लीजिए है अडोबी का फोटोशॉप। तो ये क्या करता है, हमारे जो पिक्चर्स हम लोग खींचते हैं उन्हें ज्यादा सुंदर बनाने में मदद करता है।
तो हमारे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में मदद करता है। या फिर आप समझ लीजिए जो एक्सेल शीट होता है, एक्सेल शीट क्या करता है, हम लोग ऑफिशियल जो डाटा होते हैं उसे ठीक तरीके से अरेंज करने में हेल्प करता है। या फिर मैं जिससे पढ़ा रहा हूँ आपको, जो पीपीटी है, प्रेजेंटेशन, ये कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, मैं पेन सिलेक्ट कर सकता हूँ, इरेजर सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये सब मुझे क्या करता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में मदद करता है। तो ये सारे हैं आपके प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। फिर आते हैं आपके कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर। कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर जैसे नाम से पता चल रहा है, ये क्या करता है, कोलैबोरेशन में मदद करता है। जैसे मान लीजिए यूट्यूब हो गया, यूट्यूब का जो एप्लीकेशन है दैट इज अ काइंड ऑफ कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर। मान लीजिए मैंने कुछ एक वीडियो डाल के अपलोड कर दिया। अब मैंने जब वो अपलोड कर दिया, तब मेरी टीम में दूसरा कोई बैठा हुआ है और वो दूसरा कोई एडिटिंग करेगा। तो वो क्या कर सकता है, मैंने जो वीडियो अपलोड किया उसे वो अपने साइट से डाउनलोड करके फिर अपने साइट से एडिटिंग करके अपलोड करेगा। तो कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर का मतलब यही होता है कि बहुत जन कोलैब कर सकते हैं। मेनी पीपल, मेनी वर्क टुगेदर। तो जो सब एप्लीकेशन हम लोग को बहुत जन के एक साथ काम करने में मदद करता है, उससे कहा जाता है कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर। या फिर मानिए मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ और रिसर्च में कोई एक जन मेरी मदद कर रहा है, तो मुझे डाटा कलेक्ट करता है, तो मैं क्या करूँगा, गूगल डॉक्यूमेंट्स में जाके अपने क्वेश्चंस बनाऊंगा और उन्हीं क्वेश्चंस को फिर उसके पास भेजूंगा। उन्हीं क्वेश्चंस का जो आंसर है जो उसने कलेक्ट किया वो डॉक्यूमेंट्स में भर देगा। तो इससे क्या होगा, इससे मुझे मदद मिलेगा गूगल डॉक्यूमेंट से जो आंसर्स है उनको पता करने में कि कौन सा सही आंसर है, कौन सा गलत आंसर है, मुझे कौन सा डाटा चाहिए, ये सब में मदद करता है। तो कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर क्या है, जो कोलैब करने में मदद करता है। तो सॉफ्टवेयर आपके तीन प्रकार के हो गए, सिस्टम, यूटिलिटी, और तीसरा कौन सा है आपका, तो तीसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बाद हम लोग देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सबसे पहले आपको ये बात समझना है कि हम लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो लैंग्वेज आपके कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है। कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ में आता है दैट इज बाइनरी, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। तो जो कंप्यूटर है वो सिर्फ 0 और 1 का कॉम्बिनेशन समझता है और इसी में से हम लोग को देना पड़ता है कोड, वर्ड, ये सब लैंग्वेज रहना पड़ता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली आपके क्या करता है, जो ह्यूमन बींग्स लैंग्वेज कहते हैं उसे चेंज, ह्यूमन बींग्स जो भी लैंग्वेज कहते हैं उसे चेंज करते हैं आपके कंप्यूटर के लैंग्वेज में या फिर बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो सबसे पहले जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया जाता था, जो स्टार्टिंग में आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया जाता था वो था आपका मशीन लैंग्वेज। मशीन, ये सबसे पहले यूज किया जाता था मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज आपका क्या था, इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। यहाँ पर 0 और 1 जो इंसान है वो खुद से इनपुट देते थे और उसी से कंप्यूटर समझता था कि यहाँ पर मुझे क्या काम करना है। तो ये सबसे बेसिक था और सबसे पहले जो यूज किया जाता था वो था आपका मशीन लैंग्वेज, was first used। मशीन लैंग्वेज के बाद आया था
आफ्टर मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था, जो आपके सिंपल इंस्ट्रक्शन है उन्हें आपका कंप्यूटर समझ पाता था, क्योंकि काफी सिंपल इंस्ट्रक्शन होते थे। और इनमें स्पेशल कोड जानना पड़ता था, स्पेशल कोड जानना पड़ता था। जैसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर बताया जाए तो मान लीजिए, मैं यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए एग्जांपल में जब असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाएगा ADD, तब वो कंप्यूटर क्या समझेगा, मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है एडिशन करने के लिए, एडिशन करने के लिए मुझे बताया जा रहा है। या फिर मैं अगर यहाँ पर लिखूं सब, तो क्या है, मुझे सब्सट्रैक्शन करने के लिए बताया जा रहा है। तो ऐसे काफी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो होते थे, जो कंप्यूटर्स को आसानी से समझ में आए, उन लैंग्वेजेस का यूज किया जाता था ताकि वो लैंग्वेजेस इजीली कन्वर्ट हो पाए। वो था आपका सेकेंड, जो कि है आपका असेंबली लैंग्वेज। और अभी के टाइम में जो हम लोग यूज करते हैं, जो अभी कोडिंग के लिए यूज किया जाता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं, उसे आपका कहते हैं उसे कहा जाता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। जहाँ पर स्कूल में ही हम लोग को लैंग्वेजेस सिखाए जाते हैं और हम नॉर्मल इंग्लिश में जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो कंप्यूटर को समझ में आ जाता है। जैसे कि हम लोग स्कूल में क्या सीखते थे, जैसे जावा सीखते थे, बहुत सारे स्कूल में आपके C++, ऐसे डिफरेंट कोडिंग लैंग्वेज आपके सिखाए जाते हैं। तो ये क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ पर हम लोग सिंपल इंग्लिश में कोई इंस्ट्रक्शन जब देते हैं, तब उसे कंप्यूटर के मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सिंपल इंग्लिश इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और इस इंस्ट्रक्शन को आपके कंप्यूटर के मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अभी के ज़माने में जो यूज़ हो रहा है वो है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। अब हमने तो ये देखा कि जो लैंग्वेज होते हैं हमारे, उन लैंग्वेजेस को कन्वर्ट कर दिया जाता है कंप्यूटर के लैंग्वेज में। पर ये कन्वर्शन कौन करता है, तो ये कन्वर्ट करता है आपके प्रोग्राम। जैसे सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज की अगर देखा जाए तो इसमें कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मशीन लैंग्वेज तो डायरेक्ट ही आता है। फिर आता है आपका असेंबली लैंग्वेज। अगर असेंबली लैंग्वेज की बात की जाए, यहाँ पर हम लोग अगर असेंबली लैंग्वेज की बात करें, तो असेंबली लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज में जो हमारे सिंपल इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट करते थे कंप्यूटर के मशीन लैंग्वेज में, उसे कहा जाता था आपका असेंबलर। असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज के बाद आ गया हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज को अगर कन्वर्ट करना है तो ये दो सिस्टम से हो सकता है। पहले सिस्टम को आपका कहा जाता है इंटरप्रेटर। इंटर
और सेकंड को कहा जाता है आपका कंपाइलर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर आपके लाइन बाय लाइन चेक करता है, लाइन बाय इंटरप्रेटर क्या करता है, आपका हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसे लाइन बाय लाइन चेक करता है। मान लीजिए कि आपने 10 लाइन कोडिंग किया है, आपने 10 लाइन कोडिंग किया है, तो आप इंटरप्रेटर से अगर चेक करेंगे, यूज करेंगे, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहला लाइन चेक करेगा तो सब कुछ ठीक है, दूसरा लाइन चेक करेगा ठीक है, तीसरे लाइन में मान लीजिए कुछ गलत है तो वो तीसरे लाइन में ही अटक जाएगा और उसके आगे नहीं जाएगा। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर आपका लाइन बाय लाइन चेक करता है। और उसी जगह पे कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो एक साथ चेक कर देगा एट वंस। मान लीजिए आप यहाँ पर कंपाइलर यूज करते हो तो क्या करेगा, ये सारे जो लाइंस है इनको एक बार में देख लेगा, इन सारे लाइंस में एक ही साथ दिखा देगा कि कहाँ कहाँ गलती है। मान लीजिए आपके यहाँ पर 3-4 लाइन में जो गलती है उससे एक साथ दिखा देगा, तो ये है आपका कंपाइलर जो कि एक बार में सारी गलती को दिखाता है। तो फिर से यहाँ पर रिवाइज करते हैं हम लोग। तो प्रोग्राम्स क्या क्या है, प्रोग्राम्स असेंबली लैंग्वेज में अगर देखा जाए, असेंबली लैंग्वेज में है आपका असेंबलर। पहले आपका पहले जो आया था वो है मशीन लैंग्वेज, उसमें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में कौन सा प्रोग्राम यूज किया जाता है, तो वो है आपका असेंबलर। उसके बाद आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में 2 प्रोग्राम यूज किए जाते हैं, एक है आपका इंटरप्रेटर, दूसरा है आपका कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या करता है, 1 बाय 1 सब लाइन को चेक करता है और जब सब ठीक हो जाए तभी वो आगे बढ़ता है। और कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर एक ही साथ पूरे जो कोडिंग है उनको चेक कर लेता है और फिर वो एक ही साथ जितना प्रॉब्लम्स है उन्हें दिखा देता है। तो अभी के टाइम में अगर देखा जाए, अभी के टाइम में ज्यादातर यूज किया जाता है आपका कंपाइलर। उसके बाद देखेंगे हम लोग डिफरेंट नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम में से 2 नंबर सिस्टम तो हम लोग ने पहले डिस्कस कर लिया था, पर यहाँ पर फिर से देखते हैं। एक है आपका डेसिमल, जो कि हम लोग यूजुअली यूज करते हैं, डेसिमल नंबर। और दूसरा जो कंप्यूटर समझता है वो है आपका बाइनरी नंबर। दोनों को छोड़ के और 2 नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एक है आपका ऑक्टल और आखिरी है आपका हेक्साडेसिमल। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में आपके कौन कौन से नंबर, डेसिमल सिस्टम अगर देखा जाए तो वो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जो हम लोग नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो क्या है, वो है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसमें कौन कौन से नंबर है, आपके 0 से लेके 9 तक जितने भी नंबर्स है उससे कहा जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो 0 आ गया, 1 आ गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। अब देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम मैंने पहले ही बताया था, ये नंबर सिस्टम कौन यूज करता है,
तो फिर कंप्यूटर्स यूज करते हैं। इनमें सिर्फ दो ही नंबर है, एक है 0 और दूसरा है आपका 1। फिर आता है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये देखते हैं फ्रॉम 0 to 7, फ्रॉम 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हो गया ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब देखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम अगर देखा जाए तो हेक्साडेसिमल सिस्टम आपका 0 से 9 तक और फिर आपका ए से एफ तक। तो ये आपका हेक्साडेसिमल अगर देखा जाए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद स्टार्ट होता है इसका ए बी सी डी ई और एफ। तो ये है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हमारे कौन से नंबर सिस्टम्स हो गए, पहला है हमारा डेसिमल सिस्टम जिसमें 0 to 9 देखा जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसमें आपका 0 और 1 देखा जाता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम जहाँ पर 0 to 7 देखा जाता है। और हेक्साडेसिमल इसमें क्या होता है आपका 0 to 9 फिर आपका ए टू एफ, 0 to 9 और ए टू एफ देखा जाता है। ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इनमें बेस नंबर क्या होता है, बेस नंबर आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आप खाली इतना समझ लीजिए कि जो नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं टोटल काउंट करके बोला जाता है आपका डेसिमल, मतलब बोला जाता है कि बेस नंबर क्या है। तो चारों का बेस नंबर हम लोग देखेंगे। पहले आपका डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में कितने नंबर्स हैं गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डेसिमल नंबर का मेरा बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा मेरा 10। फिर हम लोग देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग को देखना है बेस। बेस क्या है, तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, तो यहाँ पर कितने 1 और 2, तो मेरा बेस कितना हो जाएगा, तो मेरा बेस हो जाएगा 2। उसके बाद अगर देखा जाए ऑक्टल नंबर सिस्टम में मेरा बेस कितना होगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम में मेरा बेस कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरा बेस कितना हो जाएगा 8। फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में देखा जाए तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में मेरा बेस कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 नंबर हो गए और 10 के बाद 11 12 13 14 15 16। तो मेरा बेस कितना हो जाएगा, यहाँ पर बेस हो जाएगा मेरा 16। ठीक है। तो कोई नंबर सिस्टम में जितने नंबर्स आपके इंक्लूडेड किए जाते हैं उन नंबर्स को अगर देखा जाए तो आखिर में जो तो सबको ऐड करने पे जो टोटल नंबर्स आपके यूज किए जाते हैं उसी को कहा जाएगा आपका बेस। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कौन सा होगा 10। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कौन सा होगा 2। ऑक्टल नंबर का बेस कितना होगा 8। और हेक्साडेसिमल का क्या होगा, तो ये इसका बेस होगा आपका 16। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम जिसमें बेस 2 है और आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है। बाइनरी नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन है कि कौन सा नंबर है और इसका बेस क्या है, ये आपके 2021 के एग्जाम में भी आया था, 21 के एग्जाम में आया था ट्रू एंड फॉल्स में। तो ये था हमारे नंबर सिस्टम। अब सेकंड जो क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट है, वो देता है हमारे बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना। बाइनरी नंबर जो है
उसको कहा जाता है कि डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कीजिए। जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई बाइनरी नंबर दे दिया गया है 1101। अब मुझे बताया जा रहा है कि इसे आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो जो नंबर है उसको लिख लेना है 1101। अब इस हर एक नंबर के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर इसमें पावर देना है आखिरी से। जैसे ये हो जाएगा 2:0, ये हो जाएगा 2:1, ये हो जाएगा 2:2, ये हो जाएगा 2:3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले 2:3 क्या होगा, 2 2 से 4, 4 2 से 8, 8 इंटू 1 8 प्लस 2 2 से 4 और 4 इंटू 1 हो जाएगा मेरा 4। उसके बाद आपका 2 टू द पावर 1 2 इंटू 0 0, 2 टू द पावर 0 कितना हो जाएगा मेरा 1, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। तो इसमें मेरा डेसिमल नंबर कितना है, डेसिमल नंबर है 13। तो बाइनरी नंबर 1101 को अगर मैं डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा मेरा डेसिमल नंबर, तो ये होगा मेरा 13। ये है हम लोग का पहला एग्जाम्पल। तो आई होप आप लोग को समझ में आया कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करता है। तो और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर एक बाइनरी नंबर दे दिया गया है 1111, ठीक है। तो इसे मुझे क्या बोला गया, इसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करो। तो मैं क्या करूँगा, पहले नंबर्स को लिख लूँगा 1 1 1 और 1। चलिए यहाँ पर इंक चेंज कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर तरीके से दिखाई भी देगा और समझ में आएगा। यहाँ पर पहले हम नंबर को लिखते हैं 1 1 1 और ये 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है 2 को, इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ भी 2, इस नंबर के साथ भी 2। अब मुझे आखिरी से स्टार्ट करना है और इनका पावर इंक्रीज करना है। इसका 0, इसका 2:1, इसका 2:2, इसका 2:3। इन सबको मुझे ऐड कर देना है। तो मेरा 2:3 कितना है 8, 8 इंटू 1 8 प्लस 2:2 मेरे कितना होगा 2:2 4, 4 इंटू 1 4। फिर मैं अगर देखो 2:1 कितना है, 2:1 होगा मेरा 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 ये हो जाएगा मेरा 2 और 2:0 कितना है 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा मेरा, हो जाएगा तो ये कितना हो गया 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15। तो जो नंबर दिया हुआ है आपका बाइनरी नंबर 1111, उसे अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, वो नंबर हो जाएगा 15। चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और फिर मैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको दिखा दूंगा। पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। एक नंबर लेते हैं, एक बाइनरी नंबर है 1010। अब इसको आप लोग डेसिमल में से कन्वर्ट कीजिए। इसको डेसिमल में अगर कन्वर्ट करें तो फिर क्या होगा।
चलिए इसको देखते हैं। पहले मैं नंबर लिख लूँगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, फिर आखिरी से पावर इंक्रीज करना स्टार्ट करूँगा। आखिर ये सब एडिशन क्या होगा मेरा, 2 3 8, ये हो जाएगा मेरा 0 2, ये हो जाएगा मेरा 0। तो कितना होगा मेरा 8 + 2 कितना होगा मेरा 10। तो बाइनरी नंबर 1010 क्या है, ये आपका 10। तो आई होप आपको कंप्लीट अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। और हम लोग समझेंगे डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल नंबर को अगर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना चाहें, तो डेसिमल नंबर मान लीजिए मुझे डेसिमल नंबर दिया गया है 13 तो इस डेसिमल नंबर का मुझे बोला गया है कि इस डेसिमल नंबर को आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करो। तो मुझे क्या करना है, आपके 13 को आपके 2 से डिवाइड करना है। तो 2 डिवाइडेड बाई 13 कितना होगा, 6 2 से 12। यहाँ पर मैं लिखूंगा 12, यहाँ पर लिखूंगा रिमाइंडर 1 और यहाँ पर लिखूंगा 6। फिर से आप लोग समझिए, देखिए 13 है मेरे पास, 2 से डिवाइड करने पे 2 6 12, 12 को ऊपर लिखना है और साइड में लिखना है मुझे 1, फिर रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1। फिर से मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगा, वही सेम रूल में फॉलो करूंगा। तो क्या होगा, 3 2 6, यहाँ पर लिखूंगा 6, रिमाइंडर कितना बच गया मेरा 0, और यहाँ पर लिखूंगा मैं 2 3 6, और इधर मैं रिमाइंडर लिखूंगा आपका, फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, ये आएगा 2, पर रिमाइंडर 1 1। तो इसको जो मैं ऐसे उल्टा करके लिखूंगा, जो सबसे नीचे उससे सबसे पहले लिखना है और उसी लाइन से आपको जाना है। इसमें सबसे पहले कौन सा है, लास्ट में कौन सा है 1, फिर आपका क्या है 1, फिर आपका क्या है 0, फिर आपका क्या है 1। ये आपका डेसिमल नंबर जो कि आपका 13, वहां से बाइनरी अगर कन्वर्ट करें क्या होगा 1101। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 13 का 1101। चलिए और एक नंबर से हम लोग ट्राई करते हैं। सेकेंड नंबर से हम लोग ट्राई करते हैं, जो कि हम लोग 15। तो 15 का अगर देखा जाए तो यहाँ पर मान लीजिए 15 है, सिर्फ फिर से वही सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो ये 15 में क्या आ जाएगा आपका, पहले आ जाएगा 7 2 से 14, ये आ गया मेरा 14, रिमाइंडर 1, यहाँ पर डिवाइड करूंगा 2 से, 2 3 से 6, रिमाइंडर 1, फिर मैं डिवाइड करूंगा 2 से, तो 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा मेरा 2, रिमाइंडर 1 1। तो मेरा क्या आ गया यहाँ पर, फिर से लास्ट में से स्टार्ट करूंगा, तो ये क्या आएगा मेरा 1 1 1 1। तो 15 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए तो क्या होगा 1 1 1। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि डेसिमल से आपके बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको आप लोग अगर चाहे तो 10 से भी आप लोग कर सकते हैं, वही सेम तरीके से आपको करना होगा तो आप बाइनरी में कन्वर्ट कर पाएंगे।
अब डेसिमल टू बाइनरी हम लोग का पहले तो इतना ही आता था, और अभी 2020 के बाद क्वेश्चन पैटर्न में एक नया चेंज देखने को मिला यहाँ, कि आपका डेसिमल पॉइंट को भी कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे नंबर दिया गया है 0.500, तो ये पहले आप बताइए ये क्या है, आपका बाइनरी है कि डेसिमल है? बहुत ही आसान है, ये क्या है, मेरा डेसिमल नंबर है। तो इससे कहा जाता है डेसिमल नंबर से टू बाइनरी में कन्वर्ट करो, हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करो। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, ये जो 0.500 है, 0.500 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपका 2। तो जब मैं 0.500 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 2, तब मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1.00। फिर मैं यहाँ पर पॉइंट से पहले जो है उसको अवॉइड करना है, फिर मैं 0.000 इंटू 2 अगर करूँगा तो कितना आएगा मेरा, 0.0। फिर अगर 0.000 के साथ 2 मल्टीप्लाई करूँगा, फिर से क्या आ जाएगा मेरा 0.000। और फोर्थ नंबर टाइम आपको करना है 0.000 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा 0.0। तो 0.500 का अगर डेसिमल पॉइंट देखा जाए, डेसिमल पॉइंट हम लोग कैसे लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट में पहले तो हम लोग पॉइंट ऐड करेंगे, फिर आपके बाइनरी नंबर में कैसे लिखेंगे, तो बाइनरी नंबर में सबसे पहले पॉइंट को ऐड करेंगे, फिर पॉइंट से पहले जो नंबर है उनको लिखेंगे। देखिए पहले क्या है 1000, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.1000। ये हो गया आपका बाइनरी नंबर। चलिए और एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए मुझे एक नंबर दिया गया है 0.025, 0.025, ये भी वही सेम है, डेसिमल से बाइनरी नंबर में मुझे कन्वर्ट करना है। इसका एक अलग एग्जांपल लेते हैं। .250 एग्जाम्पल लेते हैं। 0.250 को मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर पे। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, वही 4 बार मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 0.250 इंटू 2 अगर करूँगा तो ये मेरा नंबर कितना आएगा, 0.500। फिर से डेसिमल के बाद जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करूँगा 0.500 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 1.0। फिर से डेसिमल के बाद जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या आएगा मेरा 0.000 इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 0. फिर से 0 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो मेरा आएगा 0। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन आपको 4 बार करना है। तो इसका अगर डेसिमल देखा जाए, इसका डेसिमल क्या होगा मेरे पास, पहले 0 1 0 0, तो 0 1 0 0, इसके पहले आपका पॉइंट। तो ये हो गया मेरा डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। अब एक एग्जाम आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए।
क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 9.36। अब मुझे बोला गया 9.36 जो नंबर है, इस डेसिमल नंबर को आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करो। 9.36 जो नंबर है, इस डेसिमल नंबर को आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करो। चलिए आप लोग कन्वर्ट कीजिए। 9.36 जो है वो एक डेसिमल नंबर है, उसको आपको कन्वर्ट करना बाइनरी नंबर में। तो इसको दो पार्ट्स में करेंगे। पहले आपका 9 को कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले 9 को कन्वर्ट करेंगे और एक साइड 36 को 0.36 को, तो पहले कन्वर्ट करेगा 9 को वही उससे डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ गया मेरा 4 2 सर 8, रिमाइंडर 1, ये आ गया मेरा 4। फिर से 2 से डिवाइड करूंगा, 2 2 सर 4, इधर रिमाइंडर आ गया मेरा 0। ये मैंने तो फिर से 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 1 सर 2। ये आखिरी में हमेशा याद रखिए कि आखिरी में हमेशा 1 ही आएगा, चाहे 0 हो रिमाइंडर है, कुछ भी रिमाइंडर है, आखिर में आपका 1 ही आएगा। तो इसको फिर से नीचे ऊपर ले जाते हैं, तो क्या होगा मेरा 1 1 0 1 1 1 0 1। ओके, इधर गलत हो गया मेरा, सॉरी। यहाँ पर आपका 0 होगा, क्योंकि रिमाइंडर अगर देखा जाए 2 2 जा रिमाइंडर आपका 0 होगा। तो इसमें क्या होगा आपका 1 0 0 1। तो ये हो गया मेरे डेसिमल 9। उसके बाद देखते हैं 0.36। अब 0.36 को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 4 बार इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.360 इंटू 2, तो ये आ गया मेरा 0.720। 0.36 को अगर मल्टीप्लाई करें 2 से, तो 6 2 से 12, 1 3 2 से 6 और 1 7। फिर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.720 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 7 2 से 14, 1.4, 2 2 से 4, 1. फिर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.440 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 0.880। अब 0.880 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.880 को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 8 2 16, 1 8 2 16 और 1 17, 1.760। तो मेरा डेसिमल कितना आ जाएगा
मेरा डेसिमल अगर देखा जाए यहाँ पर डेसिमल 0 1 0 1, तो डेसिमल है मेरा, बाइनरी नंबर होगा 0 1। तो फाइनली अगर देखा जाए 9.36 जो डेसिमल नंबर है उसको अगर बाइनरी नंबर में लिखा जाए तो क्या होगा 1 0 0 1.0101। तो ये हो जाएगा मेरा फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। अगर डेसिमल नंबर रहा तो वहां से बाइनरी नंबर को ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ये है आपका 27.52, ये भी आपका सेम है फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। सबसे पहले दो हिस्से में डिवाइड करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे 27 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो फिर इसका क्या आता है 13। 20 किया गया मेरा 13, फिर से अगर 2 से डिवाइड करूँ तो फिर 26, 2 से अगर फिर से डिवाइड करो तो फिर 6 2 से 12, रिमाइंडर 1। फिर से अगर 2 से डिवाइड करो तो फिर 3 2 से 6, रिमाइंडर 0। फिर से अगर 2 से डिवाइड करो तो 2 2 1 से 2, रिमाइंडर 1। तो इसे नीचे से मुझे लिखना है तो क्या हो जाएगा मेरा 1 1 0 1 1। चलिए ये हो गया मेरा 27 के लिए। अब 0.52 का देखते हैं। तो 0.52 मतलब 0.520 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका 2 2 0 इंटू 2, ये है 0.0 अप 0.22, तो ये हो जाएगा मेरा 0.16 इंटू 2, ये हो जाएगा मेरा पॉइंट। तो इसमें आपका बाइनरी नंबर क्या आ जाएगा, बाइनरी नंबर अगर देखा जाए 1 0 0 0, बाइनरी नंबर है इसका 1, जो कि आपके पॉइंट के बाद है। इस डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर क्या होगा 11011.1000। तो ये हो गया आपका डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। अब एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मेमोरी कैपेसिटी। आई होप आपको यहाँ तक जो भी आपको पढ़ाया गया है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, आपके मन में कोई डाउट्स नहीं है। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में
क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका आंसर ज़रूर दूंगा। आज आपका इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच है। इंडिया का बैटिंग तो सही है, उतना खराब नहीं है, पर बॉलिंग में बहुत प्रॉब्लम है। आखिर के 5 ओवर में कम से कम वो 50 से 60 रन देता है। बहुत बहुत बड़ा वो वीकनेस हो जाएगा वर्ल्ड कप के लिए। चलिए चैप्टर में वापस आते हैं। अभी देखेंगे हम लोग मेमोरी कैपेसिटी। मेमोरी कैपेसिटी मेमोरी कैपेसिटी याद करने से पहले एक लाइन आपको सिर्फ याद रखना है, इससे पूरा आपको याद हो जाएगा। BNB AM going be Z Y। तो ये आपको याद रखना है कि BNB जो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट होटल होता है, वहां से 1 किलोमीटर जाना पड़ा गोइंग टू पे Z&Y। तो Z&Y नाम का कोई बंदा होगा, उसको आपको पैसा देने के लिए BNB होटल से 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ा टू पे Z&Y। इसको कैसे रिलेट करना है अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो बी से आप क्या याद रखेंगे? पहला जो बी है उससे आपको याद रखना है बिट। फिर एन से आप याद रखेंगे निबल। बी से आप याद रखेंगे बाइट। फिर आप के से याद रखेंगे किलोबाइट। किलोबाइट। एम से याद रखेंगे मेगाबाइट। मेगाबाइट। जी से आपको याद रखना है गीगाबाइट। टी से आपको याद रखना है टेराबाइट। यहाँ पर शायद से नहीं होगा। 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए, मैं थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या सीख रहे हैं? हम लोग सीखेंगे
यहाँ पर सीखेंगे हम लोग मेमोरी सिस्टम्स के बारे में। मेमोरी सिस्टम्स अगर आप लोग देखें तो अपने मोबाइल में भी हम लोग जो नेट डाटा पैक भराते हैं उसमें मेमोरी सिस्टम काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और एग्जाम्स में आपके ऐसे ही पूछा जाता है कि अरेंज द मेमोरी सिस्टम्स, कि कौन सा आपका ग्रेटेस्ट है, फिर आपका कम कौन सा है, तो ऐसे पूछा जाता है। तो उन्हीं को हम यहाँ पर देख लेंगे कि हम लोग को कैसे अरेंज करना पड़ेगा। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो टी से क्या हो गया, टी से हो गया मेरा टेराबाइट। फिर पे जो है, पे से आपको याद रखना है ई, क्योंकि अभी क्या है बहुत जन ऑनलाइन पेमेंट करता है, तो पे आप याद रख सकते हैं कि फोन पे से पेमेंट करेंगे तो वहाँ से याद रख सकते हैं पीई। तो पी से आपको क्या याद रखना है, तो पी से याद रखना है आपको पेटाबाइट। पेटा, या फिर आप सिंपली पे से याद रख सकते हो कि पे का स्पेलिंग PAY ना होके PE रहेगा। और किसको पे करना है, तो फिर आपको जेटा, जेड से जेटाबाइट, और दूसरा आपको पे करना है योटा। तो ये हो गया आपका सिस्टम। सबसे पहले आता है बिट, फिर है निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। तो आपको कैसे याद रखना है, BNB होटल से मैं निकला था, उसके बाद 1 किलोमीटर चलना पड़ा था और मैं कहाँ जा रहा था, गोइंग टू पे ZNY। पे का स्पेलिंग है PE। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। अब बिट का अगर वैल्यू देखा जाए तो बिट का वैल्यू क्या है, तो बिट का वैल्यू है आपका 1। बिट होता है एक बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी कि 0 या फिर 1, तो उससे कहा जाता है बिट। निबल अगर देखा जाए, निबल का वैल्यू होता है 4। बाइट अगर देखा जाए तो इसका वैल्यू है आपका 8। इसके बाद किलोबाइट कितना है, तो किलोबाइट है आपका 1024। इसके बाद सारे जो सिस्टम है इसमें आपको लिखना है 1024। मेगाबाइट में लिखना है 1024। फिर आपका गीगाबाइट 024, टेराबाइट 024, फिर आपके पेटाबाइट में 1024, फिर आपके जेटाबाइट 1024 और योटाबाइट 10। आपने जब लिख लिया तब किलोबाइट 1024 क्या है, इट इज 1024 बाइट। जो भी वैल्यू रहेगा उसके पहले वैल्यू का 1024 टाइम्स ज्यादा रहेगा। जैसे मेगाबाइट क्या होगा, मेगाबाइट का पहले क्या है, तो किलोबाइट, तो मेगाबाइट होगा 1024 किलोबाइट्स। उसके बाद गीगाबाइट क्या है, गीगाबाइट है मेगाबाइट से बाद, मेगाबाइट के बाद क्या है गीगाबाइट, तो ये क्या हो जाएगा 1024 MB। फिर है टेराबाइट, टेराबाइट क्या है गीगाबाइट के बाद है, तो ये क्या हो जाएगा 1024 GB। पेटाबाइट टेराबाइट के बाद है, तो पेटाबाइट हो जाएगा 1024 GB। वैसे जेटाबाइट पेटा के पहले है, तो ये हो जाएगा 1024 P। और योटो, सोटो जेटा के पहले है, तो ये हो जाएगा Z। ये हो गया नंबर से, मतलब इनका वैल्यू कितना एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये हो गया पहले डिफरेंस।
अब हम लोग देखेंगे बाइनरी और डेसिमल सिस्टम में इनका वैल्यू कितना है। तो बाइनरी के लिए कौन सा कलर सिलेक्ट करूं? रेड। तो बाइनरी में आपको याद रखना है फ्रॉम किलोबाइट, उससे पहले आपका नहीं आता है। बाइनरी में याद रखना है आपको फ्रॉम किलोबाइट। तो बाइनरी में किलोबाइट कितना है? 2 to the power 10। फिर आपको हर एक जो लेवल है उसमें आपको 10 इंक्रीज करना है। मेगाबाइट कितना होगा? मेगाबाइट हो जाएगा मेरा 2:20। फिर मेरा गीगाबाइट कितना होगा? गीगाबाइट हो जाएगा मेरा 2:30। फिर मेरा टेराबाइट है, टेराबाइट कितना हो जाएगा मेरा? टेराबाइट हो जाएगा मेरा 2:40। फिर पेटाबाइट है, पेटाबाइट कितना हो जाएगा? पेटाबाइट हो जाएगा मेरा 2:50। फिर है मेरा जेटाबाइट, जेटाबाइट हो जाएगा मेरा 2:60। फिर है योटाबाइट, योटाबाइट क्या हो जाएगा मेरा? योटाबाइट हो जाएगा मेरा 2:70। 40 50। तो मैं अगर किलोबाइट से स्टार्ट करूँ 40 50 60 70। तो ये हो गया मेरा बाइनरी नंबर। अब देखेंगे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर देखा जाए तो डेसिमल नंबर सिस्टम में आपका इंक्रीज होता है 2 to the power 3। ये भी आपके किलोबाइट से स्टार्ट होता है और क्या होगा इसका 10 to the power 3। उसके बाद आपका मेगाबाइट कितना होगा? 10 to the power 6। फिर आपका गीगाबाइट कितना होगा? गीगाबाइट हो जाएगा 10 to the power 9। फिर आपका टेराबाइट कितना होगा? टेराबाइट हो जाएगा आपका 10 to the power 12। फिर आपका पेटाबाइट कितना हो जाएगा? आपका पेटाबाइट हो जाएगा 10 to the power 15। फिर जेटा 10 to the power 18। और आखिर है योटो जो कि होगा आपका 10 to the power 21। तो ये है आपके नंबर सिस्टम्स। अब देखेंगे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क से अगर देखा जाए कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स अगर देखा जाए तो आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है ये दूसरे किसी भी सिंपल नेटवर्क जैसे होते हैं। नेटवर्क का मतलब क्या होता है? नेटवर्क का मतलब होता है हमारे कनेक्शन, जो हम इंटरकनेक्टेड रहते एक दूसरे से। तो वही जब कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं उन्हें कहा जाता है कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो इसमें जो सबसे छोटा होता है, जिसका एरिया सबसे छोटा होता है, उसे कहा जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। सबसे छोटा जो होता है उससे कहा जाता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें मान लीजिए कि घर के जितने सिस्टम्स होते हैं वो एक दूसरे से आपके कनेक्टेड रहते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, घर के जितने सिस्टम्स होते हैं वो सब एक दूसरे से आपके इंटरकनेक्टेड होते हैं और आपको नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कहीं पे वाईफाई लगा हुआ है, उसी वाईफाई से इंटरनेट चल रहा है, उसी से लैपटॉप चल रहा है, उसी से आपका मोबाइल चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क के बाद आता है हम लोग का लोकल एरिया नेटवर्क। बाद आता है आपका
लोकल एरिया नेटवर्क। ये लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी छोटा ऑफिसेस हो, छोटे ऑफिसेस में जो हर एक कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड रहते हैं, उन्हें वायर से इंटरकनेक्टेड किया जाता है, जिसमें नंबर ऑफ पर्सन्स जो रहते हैं वो कम होता है, उसे कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। फिर लोकल एरिया नेटवर्क के बाद हम लोग देखेंगे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? ये भी आपका लोकल एरिया नेटवर्क जैसा ही होता है, पर इसमें आपका जैसे वायर नहीं लगा रहता है, इसमें आपका वाईफाई यूज किया जाता है, ब्लूटूथ यूज किया जाता है, लेकिन कोई भी आपका वायर यूज नहीं किया जाता है। तो ये हो गया आपका वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के बाद आता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। ये वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? जैसे आप लोग मान लीजिए कि रेलवे स्टेशन जो है, रेलवे स्टेशन में जो वाईफाई प्रोवाइड किया जाता है वो होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब आपके पूरे रेलवे स्टेशन में जितने भी जगह है वहाँ पर आपका इंटरनेट सर्विसेज जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इसे कहा जाता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। फिर आता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर आता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उस सिटी में पूरे एरिया में आपका इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आप टीवी में देखेंगे कि बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज सभी जो है उन्हें आपका स्मार्ट सिटी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अकॉर्डिंग आपका इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हो गया आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इनको एक बार देख लेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें आपका एरिया सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होते हैं? छोटे ऑफिसेस होते हैं और उसी साइज के होते हैं आपके वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी आपके लोकल एरिया नेटवर्क है, पर इसमें आपके कोई वायर यूज नहीं किए जाते हैं। फिर आपका आता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका रीच आपके लोकल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा है, वाइड एरिया नेटवर्क। और सबसे ज़्यादा आ गया आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो ये है आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसके बाद देखेंगे इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट के बारे में। इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट के बारे में अगर बात की जाए, सबसे पहले बात करते हैं इंट्रानेट के बारे में। इंटरनेट का मतलब क्या होता है? इंटरनेट में क्या होता है? इंटरनेट में वर्ल्ड वाइड एक्सेस होता है। वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट जो दिया जाता है उसे वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होता है। मान लीजिए मैं अभी अगर फेसबुक में कुछ अपलोड करूँ, या फिर यही वीडियो का एग्जाम्पल मान लीजिए, मैंने जो अपलोड किया है ये पीडीएफ फाइल,
ये पीडीएफ फाइल दुनिया में कोई भी जो बैठा हुआ है उसे एक्सेस कर सकता है। अगर उसे यूज़ करना है, उसे डाउनलोड करना है, तो वो उस चीज़ को डाउनलोड कर सकता है। तो ये किस चीज़ के बारे में बताता है? हमारे इंटरनेट के बारे में। जो इंटरनेट हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में बताता है। जैसे आपने यूट्यूब में कोई वीडियो दिया या फिर इंस्टाग्राम में कोई पोस्ट किया, तो वो दुनिया में कोई भी चाहे उसको देख सकता है। और इंटरनेट में क्या होता है? इंटरनेट में आपका वर्ल्ड वाइड अवेलेबल नहीं होता है, एक सिलेक्टेड कॉलेज कैंपस में अवेलेबल होता है। दिस इज अवेलेबल ओनली फॉर द कॉलेज। इंटरनेट आपका इंटरनेट फैसिलिटी जैसा ही है, पर ये एक्सेस सिर्फ कॉलेज में जो रहते हैं उनके पास ही रहता है। इसे कहा जाता है आपका इंटरनेट। मान लीजिए यहाँ पर भी मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, तो मैं कॉलेज में प्रोफेसर मतलब अपना चैप्टर ख़त्म करने के बाद पीडीएफ को अपलोड करता हूँ। कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर पीडीएफ को अपलोड करता हूँ। तो अब ये पीडीएफ कौन डाउनलोड कर सकते हैं? कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर टीचर्स हैं, वही सिर्फ इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसे का क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है आपके इंटरनेट। मैं जो पीडीएफ आपका अपलोड करूंगा वो पीडीएफ आपका सबके लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कॉलेज में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उन्हीं के पास ये अवेलेबल होता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा इंटरनेट। और अगर सबके पास अवेलेबल है तो उसे कहा जाता है आपका इंटरनेट। अब देखेंगे एक्स्ट्रानेट क्या होते हैं। एक्स्ट्रानेट का मतलब होता है जब हम लोग दो या फिर उससे भी ज्यादा इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट टू और मोर इंटरनेट। तो सब दो से ज्यादा कॉलेजेस, दो कॉलेजेस कम से कम या फिर उससे भी ज्यादा कॉलेज जब अपने इंटरनेट शेयर करते हैं तब उससे बनता है आपका एक्स्ट्रानेट। उससे बनता है आपका एक्स्ट्रानेट। तो एक्स्ट्रानेट कैसे यूज किया जाता है? जैसे मान लीजिए दो कॉलेज कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वो कोलैबोरेटिव तरीके से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, मतलब मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो दोनों कॉलेजेस के जो लाइब्रेरीज हैं उनका एक्सेस दोनों को मिल पाए, इसके लिए क्या किया जाता है? आपका एक्स्ट्रानेट का यूज किया जाता है। एक्स्ट्रानेट का मतलब यही होता है कि दो इंट्रानेट जब एक साथ मिला दिया जाता है। जैसे कि एक आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, वो है आपका नेपटेल। तो नेपटेल क्या हो गया? ये हो गया आपका एक प्रोजेक्ट। नेपटेल इज अ प्रोजेक्ट। ठीक है। अब ये नेपटेल जो बनाया गया है, ये नेपटेल बनाने के लिए आपके 7 IITs और IISc बेंगलुरु इन्होंने मिलके काम किया है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है जिसमें सबको कॉलेज को मिलके काम करना है। तो इसमें क्या होता है, कॉलेजेस के जो इंटरनेट होते हैं वो एक दूसरे को अवेलेबल कर दिए जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है आपका एक्स्ट्रा नेट। तो आज के चैप्टर के लिए बस यहीं तक था। आई नो ये चैप्टर थोड़ा लंबा तो हो गया, लेकिन ये इसलिए हुआ ताकि आपको एक्सप्लेनेशन ज़्यादा डिटेल्स में दिया जा सके। ओहो, यहाँ पर एक गलत कर दिया है मैंने, इसे काइंडली ठीक कर लीजिए। अगर आप नोट्स बना रहे तो फिर से नोट डाउन कर लीजिए। मैंने बोला था पेटाबाइट में PE होता है और मैं खुद ही भूल गया। तो पहले पेटाबाइट और उसके बाद आएगा मेरा एक्सा बाइट। पेटाबाइट है और उसके बाद आएगा मेरा एक्साबाइट। तो यहाँ पर आपके नंबर सिस्टम्स चेंज होंगे।
तो पेटाबाइट क्या होगा, एक्साबाइट क्या होगा, एक्साबाइट के लिए भी हम नंबर ऐड करेंगे 1024, ये क्या होगा 1024 PB, 1024 PB। और उसके बाद जेटाबाइट क्या होगा 1024 PB, और योटाबाइट क्या होगा 1024 ZB, जो इससे पहले है। तो यहाँ पर हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में भी देखते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में एक्साबाइट अगर देखा जाए तो फिर एक्साबाइट आ जाएगा यहाँ पर, मतलब 2:60। तो मेरा जेटाबाइट कितना हो जाएगा, जेटाबाइट होगा पेटाबाइट है मेरा 250, और एक्साबाइट हो जाएगा 2⁻60, जेटाबाइट हो जाएगा 2⁻70, और योटाबाइट हो जाएगा 2⁻80। यहाँ पर अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में भी चेंज करना पड़ेगा। देखिए ये जो मिस्टेक है ये इसलिए हुआ था क्योंकि मुझे पेज एडजस्ट करना था, मतलब एक ही पेज में पूरा चीज़ लाना था, इसलिए मेरा ध्यान उधर था, ये मैंने गलत लिख दिया था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है या फिर मिस्टेक हो जाएगा, ये काफ़ी आसान है, और ये एक बार आप पढ़ लेंगे, एक दो बार पढ़ लेंगे, उसी से याद हो जाएगा। तो फिर मेरा एक्साबाइट क्या हो जाएगा, मेरा एक्साबाइट हो जाएगा 10:15, इंक्रीज कर लूँगा तो 10:18। फिर मेरा जेटाबाइट क्या हो जाएगा, जेटाबाइट हो जाएगा मेरा 18 से 3 इंक्रीज करूँगा तो 10:21, और योटाबाइट क्या हो जाएगा, फिर से 3 इंक्रीज करूँगा तो 10:24। चलिए अब सही है, और एक बार देख लेता हूँ सब कुछ। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिए, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और अगर कमेंट्स करेंगे तब तो बहुत ही अच्छी बात है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।